Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Ibrahim, and I'm here to teach the subject name Systems and Network Administration. So let's move on. सबसे पहले हम इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। इस कोर्स का अगर टाइटल देखा जाए तो ये एक एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसमें हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे कि what are the major roles and responsibility of of a network administrator, कि एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के क्या रोल्स होते हैं और क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हम इस कोर्स में ये भी चीज़ देखेंगे कि किस तरह हम एक लाइनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम कन्फिगर करते हैं, उसका बूट सीक्वेंस क्या है, उसका बूट प्रोसेस किस तरह इनिशिएट होता है। उसके बाद ये चीज़ भी देखेंगे कि किस तरह लाइनक्स में यूज़र्स एंड ग्रुप्स मैनेज होते हैं, उनको कैसे यूज़र और ग्रुप मैनेजमेंट कैसे होगी, उनके अकाउंट्स कैसे मैनेज होंगे, उस पर कैसे पॉलिसीज़ लगेंगी, और अकाउंट को ऐड कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, किसी मल्टीपल ग्रुप्स में एक यूज़र को किस तरह साइन करना है। तो ये सारे टास्क जो होंगे वो हम इस कोर्स में देखेंगे। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आता है कि हमने लाइनक्स के सिस्टम को सिक्योर कैसे करना है, उसमें रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करना है, रिसोर्सेज की सिक्योरिटी कैसे है, कंप्यूटर सिस्टम्स की सिक्योरिटी कैसे है, और पूरे एक नेटवर्क की सिक्योरिटी क्या है। तो इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमने इसको डिटेल में देखेंगे। इस कोर्स में एक ऑर्गेनाइजेशन के में सिक्योरिटी मेजर्स क्या क्या होते हैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किस तरह सिक्योरिटी को देख रहा होता है। उसके बाद इस कोर्स में हम ये चीज़ देखेंगे कि हम एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इफेक्टिवली किस तरह यूज़ कर सकते हैं, लाइक उसकी एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हैं और किस किस पर्पस के लिए उसकी डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट आएगा जो कि है शेल स्क्रिप्टिंग का। शेल स्क्रिप्ट बेसिकली ये एक किस्म का सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि किसी भी टास्क को ऑटोमेट करने के लिए यूज़ होते हैं। लेट्स से एक आप सर्विसेज को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अगर आप उसके 50 to 60 कमांड्स हैं उसको आप वन बाय वन भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसका एक शेल स्क्रिप्ट बना दें और उसको एग्जीक्यूट कर दें तो वो ऑटोमेटिकली वो सारे टास्क परफॉर्म कर दें जो कि आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप कर रहे थे। तो इस तरह का जो काम हम करेंगे तो वो उस केस में हम जब ऑटोमेशन का बात करेंगे या ऑटोमेशन कहीं भी हमें रिक्वायर्ड होगी तो उस टाइम पे हम शेल स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। तो शेल स्क्रिप्ट को भी हम डिटेल में देखेंगे इस कोर्स में। उसके बाद अगर हम आगे थोड़ा चलें तो उसमें इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव में एक ये भी एक चीज़ आती है कि हम नेटवर्क के अंदर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो एग्जीक्यूट हो रही हैं उसको हम किस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किस तरह मैनेज कर सकते हैं एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। लेट्स से एक ऑर्गेनाइजेशन में आप मल्टीपल सर्विसेज देखते हैं, ईमेल सर्विसेज हैं, वेब सर्विसेज हैं, डीएनएस सर्वर चल रहे होते हैं, उसमें डीएचसीपी सर्वर्स हैं, उसके बाद डिफरेंट किस्म के मीडिया सर्वर्स चल रहे होते हैं, उसके बाद पीबीएक्स बने होते हैं, कॉलिंग चल रही होती है। इस तरह के डिफरेंट टाइप के सर्वर्स ना एक ऑर्गेनाइजेशन में हर होते हैं और ये सारी इस नेटवर्क की सर्विसेज कहलाती हैं। तो इन सर्विसेज को के बारे में हम डिटेल में देखेंगे इस कोर्स के अंदर कि ये सर्विसेज कैसी एग्जीक्यूट होती हैं और कैसे हम इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो इसकी डिटेल हम देखेंगे। उसके बाद हम इस कोर्स में ये चीज़ भी देखेंगे कि किस तरह हमें डिफरेंट आईटी रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हो उनकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे की जाती है, उनके मैनुअल्स कैसे बनाने हैं, यूज़र मैनुअल कैसे बनते हैं। उसके बाद किसी भी ऑपरेटर्स को हम यूज़ कर रहे हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशंस जो करते हैं उसको कैसे डॉक्यूमेंट किया जाएगा ताकि फ्यूचर रेफरेंस के लिए हम उसको यूज़ कर सकें।
तो ये तो सारे हो गए इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव। तो अगर हम इसकी प्री रिक्विजिट की बात करें तो इस कोर्स में स्टूडेंट्स को लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक्स ऑफ नेटवर्क्स और डिफरेंट नेटवर्क रिलेटेड सर्विसेज के बारे में पता हो। फिर मेजर एक और जो इसकी प्री रिक्विजिट में आता है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सो बेसिक कॉन्सेप्ट को प्रोग्रामिंग के भी होने चाहिए ताकि जब आप शेल स्क्रिप्ट लिखें तो आपको आपके लिए आसानी हो, ताकि आप इजीली उसको राइट कर सकें और उसकी लॉजिक को समझ सकें। तो इसलिए प्रोग्रामिंग भी इसका एक प्री रिक्विजिट। तो अगर हम इस कोर्स को देखें तो पिछले 10 लेक्चर्स में हमने इस कोर्स के कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसका हम रिकैप देख लेते हैं। इसके अंदर हमने जो मेजर एक टॉपिक देखा था कि हम रोल्स ऑफ एनी सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के क्या रोल होते हैं, वो चीज़ें हमने डिटेल में देखी थी। फिर उसके बाद हमने पिछले लेक्चर्स में हिस्ट्री ऑफ लाइनक्स एंड यूनिक्स को हमने डिटेल में देखा कि ये लाइनक्स कहाँ से इन्वेंट हुई, इसका फाउंडर कौन था, उसके बाद इसमें कितनी चेंजेस आई, इसका कर्नल क्या होता है, कर्नल किसने डेवलप किया, उसका प्रोसेस क्या, उस कर्नल का मेजर फंक्शन क्या है। उसके बाद हमने एक लाइनक्स के बूट प्रोसेस को भी कम्प्लीटली देख लिया था। फिर अगर हम आगे चलें तो हमने कुछ लेक्चर्स लाइनक्स की फाइल्स और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर भी देखे थे कि लाइनक्स के फाइल स्ट्रक्चर क्या है, उसमें डायरेक्टरीज डिफरेंट टाइप की जो डायरेक्टरीज हैं उनमें उनमें किस किस तरह की फाइल सेव हो सकती हैं। लेट्स से अगर डिवाइस की डायरेक्टरी है उसमें डिवाइस ड्राइवर्स होंगे, उसके बाद बाइनरी बिन की डायरेक्टरी है, टेम्प की डायरेक्टरी है, उसके बाद सोर्स की डायरेक्टरी है, यूज़र की डायरेक्टरी है, इस तरह होम डायरेक्टरी है, मैनी डायरेक्टरीज हमने देखी थी डिटेल में। तो उसके बाद हमने जो टॉपिक कवर किए थे उसमें यूज़र्स और ग्रुप मैनेजमेंट, यूज़र्स कैसे मैनेज होते हैं, ग्रुप, इसका पूरा हमने एक चैप्टर कवर किया था जिसके अंदर हमने डिटेल में देखा था कि कैसे हम लाइनक्स में यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, उनके ग्रुप्स असाइन, उनको ग्रुप में मल्टीपल ग्रुप में कैसे असाइन करते हैं, सिंगल ग्रुप में कैसे करते हैं, ग्रुप से डिलीट कैसे करते हैं, यूज़र कैसे डिलीट करते हैं, ग्रुप कैसे डिलीट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर कर ली थी। फिर उसके बाद हमने लाइनक्स की बेसिक कमांड्स देखी थी कि और उन कमांड्स को यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप की फाइल मैनिपुलेशन या डायरेक्टरीज के ऊपर किस तरह के एक्शन परफॉर्म कर सकते थे। लाइक अगर हमने कोई डायरेक्टरी एक फोल्डर से दूसरे में मूव करवानी है तो उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ होगी। उसके बाद अगर हमने लिस्टिंग करनी है, एक फोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं उनकी लिस्ट देखनी है तो उसको लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करेंगे। फिर हमने कुछ कमांड देखी थी कि हम फाइल्स को डिलीट कैसे करते हैं, डायरेक्टरीज डिलीट कैसे करती हैं, फाइल को मूव कैसे करते हैं, रीनेम कैसे करते हैं। उसके बाद हमने देखा था कि एक फ़ाइल को एक नई फ़ाइल क्रिएट कैसे करते हैं। फिर हमने कुछ एडिटर्स देखे थे। तो ये सारी चीज़ें भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं इस कोर्स के अंदर। फिर अगर हम आगे चलें तो हमने एक कॉन्सेप्ट था बैश स्क्रिप्टिंग या शेल स्क्रिप्टिंग जिसे कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट, इस शेल स्क्रिप्ट में हमने डिटेल में ये चीज़ इसकी हमने बहुत सी लैब्स भी की थी, 3 से 4 लैब्स, जिनके अंदर हमने ये डिटेल में चीज़ देखी थी कि एक शेल स्क्रिप्ट लिख के हम किस तरह डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। लेट्स से मैंने आपको कुछ टास्क करवाए थे कि लेट्स से आप एक डायरेक्टरी बनाते हैं dir के नाम से और उसके अंदर आप रिकर्सिव डायरेक्टरी बनाते हैं dir1
फिर उसके बाद DIR2 3 4, फिर आप DIR1 के अंदर फर्दर DIR11 DIR22 DIR33, इस तरह आप फर्दर सब डायरेक्टरीज बनाना चाहते हैं। तो ये सारा काम अगर आप कमांड से करें तो आपको मल्टीपल कमांड्स बार बार लगानी पड़ेंगी एक एक डायरेक्टरी बनाने के लिए। तो इस पूरे प्रोसेस को आपने ऑटोमेट करना है, तो आप इसमें फॉर लूप लगा के रिकर्सिव डायरेक्टरीज को क्रिएट कर सकते थे। इसी तरह हमने यूज़र मैनेजमेंट देखा था कि यूज़र्स को हम ग्रुप्स ये इसकी कमांड्स लगा के हम वन बाय वन यूज़र क्रिएट करते थे। तो फिर मैंने आपको शेल स्क्रिप्ट में ये भी चीज़ बताई थी कि किस तरह आप फाइल रीड करके फाइल में एक फ़ाइल आप रखें, टेक्स्ट फाइल, उसमें आप लिस्ट ऑफ यूज़र्स रख दें। उसके बाद उसको फाइल रीडिंग और राइटिंग इसके ऑपरेशन परफॉर्म करके वन बाय वन आप यूज़र का नाम लें उसका, और वन बाय वन आप उसको लूप से किस तरह फाइल को रीड करेंगे, उसके एक एक इंस्टेंस को, एक एक लाइन को लाइन बाय लाइन आपने उसे रीड करना है। उसके बाद उन यूज़र की जो लिस्ट है उनके यूज़र्स शेल स्क्रिप्ट के थ्रू आपने क्रिएट करने हैं और उस पर ऑटोमेटिकली डिफ़ॉल्ट पासवर्ड भी सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें हमने शेल स्क्रिप्ट को यूज़ करके ये सारी एग्जांपल्स हमने की थी। फिर हमने जो लास्ट टाइम जिधर लास्ट वीक में हमने देखा था कि लाइनक्स सर्वर्स क्या होते हैं और कितने किस्म के लाइनक्स के सर्वर्स हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन में किस किस तरह की लाइनक्स सर्वर्स से रिलेटेड टास्क परफॉर्म हो रहे होते हैं। तो उनको हमने अभी जस्ट उसका ओवरव्यू देखा था। इनकी डिटेल हम हर सर्वर को वन बाय वन, अभी हम नेक्स्ट जितने आने वाले लेक्चर्स हैं उनके अंदर हम वन बाय वन इनको देखेंगे। सो ये तो हमारा कोर्स का रीकैप था। तो नेक्स्ट में ये चीज़ हम कोर्स में स्टार्ट में हमने देखी तो थी, इसको एक दफ़ा फिर हम रीकैप कर लेते हैं कि रोल्स ऑफ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रोल क्या होते हैं मेजर। तो अगर हम इसके रोल की बात करें तो सबसे पहले एक रोल होता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का, वो ये है कि उसने यूज़र अकाउंट्स मैनेजमेंट, जो भी यूज़र्स बनते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, यूज़र्स के अकाउंट्स बन रहे हैं उन सब की मैनेजमेंट एक सिस्टम एडमिन करता है। उसके बाद हार्डवेयर मैनेजमेंट मीन एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने राउटर्स लगे हुए हैं, स्विचेस हैं, पीसीज हैं, उसके बाद सर्वर्स हैं, डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर यूज़ हो रहा है, मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्कैनर्स हैं, ये सारी कैमरास हैं, ये सारे डिवाइसेस जो हैं ये हार्डवेयर में आ जाता है। तो ये भी सारी चीज़ें एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का काम है, इन सबको इनकी इनको लुक आफ्टर करना, इनको मैनेज करना। उसके बाद अगर हम आगे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का एक रोल देखें तो वो होता है परफॉर्म फाइल सिस्टम बैकअप्स रीस्टोर्स। तो ये बैकअप लेना डिफरेंट टाइप के डेटा का, एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट एप्लीकेशंस जो चल रही हैं उनके बैकअप्स लेना, ये सारा काम एक एडमिनिस्ट्रेटर का होता है। उसके बाद अगर हम एक और उसका रोल मेजर रोल देखें तो उसमें इंस्टॉलेशन करना नए सॉफ्टवेयर्स की, नए सर्विसेज की इंस्टॉलेशन करना, उसके बाद सिस्टम्स और सर्विसेज की प्रॉपर उनको मेंटेन रखना, उनकी ट्यूनिंग करना, उनमें किसी किस्म की पैच फिक्सेस हैं, नए पैचेस नए अपडेट्स आ रही हैं, अपडेट अप टू डेट रखना सिस्टम को, ये सारे काम भी एक सिस्टम एडमिन के रोल में आते हैं। फिर उसके बाद सिस्टम एडमिन जो होता है कि वो मॉनिटर सिस्टम एंड नेटवर्क, वो पूरे एक सिस्टम को मॉनिटर भी कर रहा होता है, पूरे नेटवर्क को। लेट्स से एक नेटवर्क के अंदर ये अब एक आपको सामने पिक्चर में एक नेटवर्क पूरा कनेक्टेड नज़र आ रहा है जिसमें इंटरनेट है, उसमें टर्मिनल है, उसमें ऑटोमेटिक वॉइस ब्रॉडकास्टर या डायलर है, ये कॉलिंग सिस्टम भी है, जीएसएम मॉडेम भी लगी हुई है। उसके बाद आपके पास रिलेज हैं, डोर लॉक्स, फैंस, इन सब को कंट्रोल भी कर रहा है। ये एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है जिसको एक नेटवर्क एडमिन मॉनिटर करता है। उसके बाद ट्रबल शूटिंग करना, किसी किस्म का नेटवर्क में इशू आ गया उसको ट्रबल शूट करना, ये भी एक नेटवर्क एडमिन का रोल है। फिर अगर हम मूव ऑन करें तो मेंटेन डॉक्यूमेंटेशन, कि जितना जो जितने किस्म की सर्विसेज चल रही हैं या सर्विसेज इंस्टॉल हुई थी
उनके मैनुअल्स बनाना, उनकी मीन हर तरह की उसकी डॉक्यूमेंटेशन रखना अपने, उसको डॉक्यूमेंटेशन को भी मेंटेन रखना सिस्टम एडमिन का के रोल में आता है। फिर अगर हम आगे चलें तो एक सिस्टम एडमिन का ये भी काम है कि बाकी जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको में किसी किस्म का भी प्रॉब्लम आता है, उनके पीसी नहीं चल रहा या कोई भी इंटरनेट इश्यूज हैं, किसी किस्म का भी उनको कोई आईटी से रिलेटेड इशू आते हैं, तो वो भी एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम होता है कि उसको भी रिजॉल्व करे और परफॉर्मेंस ट्यूनिंग करना, और इससे अलावा भी बाकी मैनी टास्क हैं जो कि एक सिस्टम एडमिन परफॉर्म करता है। तो ये तो हमारा था इस कोर्स से मुतल्लिक हमने जो रीकैप किया है कि पीछे हमने क्या पढ़ा था। तो आज से ऑनवर्ड जो हमारा आज का लेक्चर है वो बेस करता है लैम्प सर्वर पे। इस लेक्चर में हम आज देखेंगे व्हाट इज़ लैम्प सर्वर। तो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले व्हाट इज़ लैम्प सर्वर, लैम्प सर्वर है क्या, लैम्प स्टैक क्या होता है। तो लैम्प स्टैक को अगर हम देखें तो इट्स अ सेट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो बेसिकली यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये लैम्प सर्वर बेसिकली एक वेब सर्वर की टाइप है, जिस जो कि डिफरेंट टाइप के, ये एक स्टैक है जिसमें डिफरेंट किस्म के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं वेब डेवलपमेंट, एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। तो फिर हम अगर आगे देखें तो फॉर वेब कोई भी एक एप्लीकेशन अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो तो यही है कि आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसके बाद आपके पास कोई वेब सर्वर होना चाहिए, उसके बाद डेटाबेस सर्वर होना चाहिए, फिर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप उसकी डेवलपमेंट करेंगे तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आनी चाहिए। तो ये डिफरेंट टाइप की उसकी लेयर्स हैं, ये सारी लेयर्स एक स्टैक कहलाती हैं। तो ईच लेयर ऑफ द सॉफ्टवेयर इज़ वाइटल फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस ड्रिवन डायनामिक वेबसाइट। मीन्स मतलब ये कि ये जितनी लेयर्स होती हैं, ईच लेयर ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ वाइटल फॉर क्रिएटिंग अ डेटाबेस ड्रिवन एंड डायनामिक वेबसाइट। तो ये एक बहुत अहम रोल प्ले करती हैं कि एक डेटाबेस ड्रिवन डायनामिक वेबसाइट बनाने में। मीन ऐसी वेबसाइट जिसमें डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हों, डेटा सेव भी हो रहा हो, रिट्रीव भी हो रहा हो, सर्च भी हो रहा हो, मीन मल्टी डिफरेंट टाइप के डायनामिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं, स्टैटिक। तो हर लेयर का अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो वो हम अब लेयर्स देखते हैं आगे कौन कौन से। तो अगर हम लैम्प स्टैक की बात करें तो इस वर्ड द नेम लैम्प इज़ एन एक्रोनिम ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। L stands for Linux operating system, A stands for Apache HTTP server, then M stands for MySQL server for databases, and PHP is the programming language. So ये चार डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि आपस में कंबाइन हो गए ये पूरा स्टैक बनाते हैं, जिस स्टैक को हम फिर वेब एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं। तो अगर हम इसका ये इस पिक्चर में देखें तो सबसे पहले हमारे पास स्क्रिप्टिंग लेयर आ रही है। सबसे पहले हमारे पास लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, फिर उसके बाद हमारे पास अपैचे वेब सर्वर आता है, फिर उसके बाद डेटाबेस है, फिर उसके बाद PHP, ये स्क्रिप्टिंग लेयर है। तो ये चार लेयर्स कंबाइन करके ये पूरा स्टैक बनाते हैं। फिर मूव ऑन टू द इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लैम्प स्टैक। तो इसको हम अभी तो हम इसकी इंस्ट्रक्शंस देखते हैं कि किस तरह आप लैम्प स्टैक को इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर जो हमारी आगे लैब आएगी तो उसके अंदर हम इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करेंगे लाइनक्स सर्वर के। तो इसको अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट हैं, लाइक आपके पास डिफरेंट टाइप के लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें कोई भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से Ubuntu, Debian, Fedora, Red Hat, CentOS, इसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं इस पर लैम्प स्टैक को इंस्टॉल करने के लिए।
तो मैं जो अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है यूबंटू। तो यूबंटू के ऊपर आप इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं उसकी मैं इंस्ट्रक्शंस आपको आगे बताता हूँ। तो यूबंटू में आपको रूट प्रिविलेजेस की एक्सेस होनी चाहिए। फिर टर्मिनल आपने ओपन करना है। तो टर्मिनल के ऊपर आप सबसे पहला जो स्टेप है कि आपने पैकेज अपडेट करना है। तो पैकेज अपडेट करने के लिए कमांड यूज़ होती है sudo apt get update। ऐप गेट का मतलब है पैकेज का एक नाम है, और अपडेट ये पैकेज अपडेट करने हैं। तो सबसे पहले आप ये कमांड लगाएंगे टर्मिनल पे, तो इससे ये पैकेज अपडेट हो गए यूबंटू पे। फिर नेक्स्ट स्टेप जो इसमें आता है वो है पैचे। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो पहले ही इंस्टॉल है, उसके बाद हमने इसके ऊपर एक पैचे का फर्स्ट स्टैक जो फर्स्ट लेयर है वेब सर्वर की, वो हमने वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करना है। तो उसके लिए जो पैकेज यूज़ होगा वो होगा apt get install। आगे अपैचे 2 का पैकेज है, इस कमांड से इंस्टॉल होगा। तो इसको हम इंस्टॉल करेंगे। आफ्टर इंस्टॉलेशन हमने ये चीज़ चेक करनी है कि इसकी सर्विसेज प्रॉपर रन हो रही हैं या नहीं। तो उनको उसका सर्विसेज का स्टेटस देखने के लिए हम एक कमांड यूज़ करते हैं सर्विस अपैचे 2 स्टेटस। तो इससे ये पता चल जाता है कि ये अभी एक्टिव है, रनिंग है, ये स्टॉप है। तो या इसमें अगर कोई एरर है वो भी इधर लॉग्स में आपको शो हो जाएगा। तो राइट नाउ आफ्टर इंस्टॉलेशन इसमें इसका स्टेटस एक्टिव आ रहा है, इसका मतलब है ये वेब सर्वर ठीक तरह चल रहा है इस कमांड के बाद। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने फायरवॉल्स में फायरवॉल चेक करनी है कि इस अपैचे की एप्लीकेशन को रन करने के लिए इसकी 2 पोर्ट्स यूज़ होती हैं। तो वो 2 पोर्ट्स 808443 है। पोर्ट 80 जो होती है वो HTTP के लिए होती है और HTTPS के लिए 443 होती है। तो ये आप 2 कमांड्स जो हैं इनको यूज़ करके आप इनका स्टेटस देख सकते हैं फायरवॉल। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि अपैचे का जो पैकेज इंस्टॉल हुआ है वो प्रॉपरली अपैचे की सर्विस एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही। अगर प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रही है तो आप अपने सर्वर जिस पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं ये पैकेज, उस सर्वर का आईपी अगर आप ब्राउज़र में लिखें तो ब्राउज़र की यूआरएल में लिखें उसका आईपी और प्रेस इंटर कर दें, तो उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास एक डिफ़ॉल्ट अपैचे का इस तरह का पेज आपको शो होगा। तो ये जो कि ये शो करता है कि इस टाइम पे आपका अपैचे का पैकेज सही प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ है। तो ये इसका डिफ़ॉल्ट पेज है। तो इस डिफ़ॉल्ट पेज अगर ये आपके पास शो हो जाए तो इसका मतलब आपने सही तरह इंस्टॉल किया। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम MySQL क्रिएट करते हैं, MySQL सर्वर उसको इंस्टॉल करते हैं। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए जो कमांड यूज़ होगी वो होगी apt get install MySQL सर्वर। ये पैकेज इंस्टॉल होगा, इसको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन वो आपसे ना एक पासवर्ड सेट करने के लिए भी पूछेगा। तो पासवर्ड आपने उस पर सेट कर देना है। तो अगर आप पासवर्ड सेट नहीं करते और एंटर कर देते हैं तो उससे वो ब्लैंक पासवर्ड लग जाएगा। लेकिन ये बेटर यही होता है कि आप उस पर पासवर्ड सेट करें ताकि वो आपका MySQL सर्वर सिक्योर हो जाए, लाइक किसी हैकर या किसी भी एक्सटर्नल पर्सन की उस तक एक्सेस ना हो। तो इसी तरह फिर आप अगले स्टेप पे अगर आते हैं तो आपने फिर आपके पास 2 पैकेज आपके इंस्टॉल हो गए, पैचे भी इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पैकेज था वो था MySQL का। ये दोनों पैकेज आपने इंस्टॉल कर लिए। अब जो थर्ड पैकेज है उस पैकेज वो पैकेज है PHP। मीन आपने कोई भी प्रोग्रामिंग लेयर इंस्टॉल करनी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करनी है। तो उसके लिए जो अभी हम पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो होगा PHP का। तो PHP के लिए ये आगे कमांड यूज़ होंगी PHP और PHP MySQL। ये 2 पैकेज इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं ताकि बेसिकली PHP और MySQL कंबाइन फॉर्म में यूज़ होते हैं। लाइक अगर आपने यूज़र ऐड भी करना है ना किसी डेटाबेस में, तो यूज़र ऐड को आप वेब फॉर्म से अगर आपने ऐड करना है तो वेब फॉर्म का जो फ्रंट एंड है वो HTML से बनेगा। अब और जो बैक एंड है उसका तो वो आप डेटाबेस से कनेक्ट होगा, वो MySQL है।
लेकिन जो इन दोनों को फ्रंट एंड और बैक एंड को जो कनेक्ट करेगा उसके लिए जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे वो PHP का स्क्रिप्ट होगा, जो इन दोनों को आपस में इनसे डेटा फेच भी करेगा और उसको गेट भी करेगा और उसको पोस्ट भी करेगा। ये दोनों काम डेटाबेस में, वो डेटा सेव भी होगा, रिट्रीव भी होगा, उसमें सर्च भी होगा, अपडेट डिलीट, ये सारे ऑपरेशन आप PHP और MySQL को कंबाइंड वे में यूज़ करके तब ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों पैकेज इंस्टॉल होंगे। उसके बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट, यू शुड मॉडिफाई द वे अपैचे फाइल्स वे अपैचे सर्व्स फाइल when directories are requested. By default, Apache first look for a file called name index. So basically जब हम Apache इंस्टॉल करते हैं तो उसमें अभी index.html के पेजेस चल सकते हैं, क्योंकि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये 3 पेजेस ना अगर आप बना रहे हैं तो वो Apache के थ्रू तो चल जाएंगे, वो फ्रंट एंड है वेब सर्वर पे। तो अब आपने जब बैकएंड की लैंग्वेज उस पर इंस्टॉल तो कर दी है, लेकिन अगर आप कोई भी पेज लिखेंगे तो वो उसमें एरर एक वार्निंग शो करेगा। तो उस चीज़ से को ख़त्म करने के लिए आप बेसिकली index.php का जो सीक्वेंस होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट ये सीक्वेंस स्टार्ट में नहीं होता। तो ये index.php इसको ना आपको यहाँ इधर एंड इस जगह पे ना आपको शो हो रहा होगा, index.perl के बाद ये शो हो रहा होगा। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से कट करके अपने स्टार्ट में कर देना है इस फाइल को ओपन करने के बाद dir.conf को। तो इससे ये होगा, फिर उसके बाद इसको इधर फर्स्ट पे ला के इसको सेव करना है Ctrl+X प्रेस करके। तो सेव करने के बाद आपने इसकी सर्विस को एक दफ़ा रीस्टार्ट इसलिए कर देना ताकि ये जो आपने चेंजेस की हैं ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाए। तो अगर ये सारी चेंजेस अप्लाई हो जाएंगी तो फिर आपका Apache PHP का स्क्रिप्ट इजीली एग्जीक्यूट हो सकता है। तो जब आप सर्विस रीस्टार्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चेंज इफेक्ट हो जाएगी जो भी आपने चेंजेस की हैं। फिर आप नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने एक PHP का पेज लिखना है, कोई भी वेब पेज, और उसको आपने फिर एग्जीक्यूट करके ब्राउज़र में चेक करना है कि आउटपुट में वाकई क्या PHP का स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। बाय डिफ़ॉल्ट जो वेब की डायरेक्टरी बनती है Apache को इंस्टॉल करने के बाद, वो होती है var www.html। इस डायरेक्टरी में ये लोकेट करती है। इस डायरेक्टरी में आप सारी फाइल्स आप रखते हैं HTML की डायरेक्टरी में वेब सर्वर की। तो इस डायरेक्टरी में जाके आपने एक फ़ाइल नहीं लिखनी है info.php, उसके अंदर आपने एक लाइन लिख देनी है, एक फंक्शन लिखना है php info। php info बेसिकली ये फंक्शन ये काम करता है कि वो PHP सर्वर के अंदर जितने भी मॉड्यूल्स इंस्टॉल हुए होते हैं वो सारी चीज़ें आपको उसकी सब की इंफॉर्मेशन दे देता है उस पेज के ऊपर। तो ये हम पेज सेव करते हैं, उसके बाद जब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं वेब पेज पे IP लिखते हैं सर्वर का / उस पेज का नाम। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि इस टाइम पे इसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। पूरे इस PHP को इंस्टॉल करने के बाद इस पूरे सर्वर की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है, इसमें कौन सी मॉड्यूल्स इंस्टॉल हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको सामने शो हो रही हैं। फिर ये जब तीनों आपने पैकेज कर लिया तो इसका कंक्लूजन ये हुआ है कि अब जब आपने सक्सेसफुली इसको इंस्टॉल कर लिया है तो अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं किसी भी किस्म की एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। अब आपका सर्वर रेडी है। सो बेसिकली आपको वेब एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए एक पूरा लैम्प स्टैक डिप्लॉय करना पड़ता है, देन आप इजीली वेब एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो उस आज के इस लेक्चर में हम इधर तक ही हम इसको कवर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो इसकी लैब आएगी तो लैब में हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए जो लैब की एक एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल हैंड ऑन एक्टिविटी, वो ये है कि आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है लैम्प स्टैक अपने सर्वर्स पे और एक डायनामिक वेबसाइट डेवलप करनी है। उस वेबसाइट में ये होगा कि फ्रंट एंड में आप HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करके एक मेन पेज बनाएंगे। उसमें बेशक आप एक लॉगिन सिस्टम ही बना लें जिसको आप डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे।
और PHP यूज़ करके उसमें से डेटा इंसर्ट भी करेंगे, उसके बाद उसको व्यू भी करेंगे, उसके ऊपर सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, रिट्रीव करने के बाद उसके बाद डिलीट भी कर देंगे। मीन करट का ऑपरेशन जो है ना, वो क्रिएट, डिलीट, अपडेट, रीड, ये चारों ऑपरेशन आपने पूरी इस वेबसाइट पे परफॉर्म करना है। तो ये आपका एक टास्क होगा, ये आपकी लैब की एक्टिविटी है इस कोर्स के बाद। सो आज के लिए हम आज का लेक्चर हम इधर ही क्लोज करते हैं। सो दैट्स इट।